हेलो, वेलकम बैक टू स्प्राउटी एरा। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10। ऑलरेडी हम 9 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट जाके देख लीजिए, क्योंकि आज हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट फॉलो कर लीजिए। चलिए आज के चैप्टर की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम पुराने समय में बनी बिल्डिंग्स या किस तरीके की बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था उनके बारे में, उस समय की पेंटिंग्स के बारे में, जैसे कि अजंता की पेंटिंग्स के बारे में, और कुछ फेमस बुक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा आयरन पिलर, जो कि दिल्ली की मेहरौली में है। और आपको पता है कुतुब कॉम्प्लेक्स यानी कि कुतुब मीनार, जब आप घूमने जाते हो तो आपको ये आयरन पिलर देखने को मिल जाएगा। और ये आपका आज से 1500 साल पहले बनवाया गया राजा चंद्रा के द्वारा, क्योंकि हाँ इस पिलर पे एक इंस्क्रिप्शन भी है जिससे पता चलता है कि चंद्रा नाम के रूलर ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ और बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे कि स्तूपास हो गए। तो स्तूपा का मतलब होता है माउंट, और हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है जब हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा। और बेसिकली स्तूपा में क्या होता है, स्तूपा के सेंटर में जो है एक बॉक्स होता है जिसमें बुद्धा या उनके फॉलोअर्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, यानी कि जो रेलिक्स होते हैं, वो रखे जाते हैं। उसको फिर मिट्टी से कवर किया जाता है और उसके ऊपर ईंटों की एक लेयर बना दी जाती है, बेक्ड ब्रिक्स की एक लेयर बना दी जाती है। तो ये जो बॉक्स है उसमें बुद्धा या उनके फॉलोवर्स के जैसे कि रिमेन्स के टीथ, बोन, एशेज, इस तरीके की चीज़ें इस बॉक्स में रख के उसको कवर कर दिया जाता है। तो इसमें यही लिखा है कि उसको बेक्ड ब्रिक से फिर कवर करते हैं। ओके, इसके अलावा स्तूपा जो है इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ होता है, यानी कि एक रास्ता होता है जहाँ पे जो है डिवोटीज जो हैं या भक्त जो हैं वो घूमते हैं, सराउंड चक्कर लगाते हैं। एक तरीके से जैसे हम मंदिर में जाते हैं और चक्कर लगाते हैं ना, उसी तरीके से ये प्रदक्षिणा पथ बना होता है। ओके, और एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस पे गेटवे होता है इस तरीके की, और गेटवे पे भी आप देखेंगे कि कई जो है स्कल्पचर्स बने होते हैं। ठीक है, तो गेटवे को स्कल्पचर से डेकोरेट किया जाता है। साथ ही जो प्रदक्षिणा पथ होता है वो भी स्कल्पचर से डेकोरेटेड होता है। अमरावती प्लेस, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में मैप नंबर 7 में देखा था। अगर आपने लास्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाके देख लीजिए। ओके, तो आप देखेंगे कि डिवोटीज जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ। अब अमरावती जो है, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में देखा था मैप 7 में, वो वहाँ पर आपको एक समय पर जो है एक मैग्निफिसेंट स्तूपा था, जो कि बहुत अच्छे से स्टोन कार्विंग्स उस पर की गई थी, उसको डेकोरेट किया गया था। और वो स्तूपा आज से 2000 साल पहले बनाया गया था। इसके अलावा कई ऐसी बिल्डिंग्स है, कई ऐसी केव्स हमें देखने को मिलती है, आर्टिफिशियल केव्स, जो रॉक को यानी कि किसी चट्टान में कार्विंग करके उन आर्टिफिशियल केव्स को बनाया गया। इन केव्स का निर्माण ज़्यादातर किस लिए किया जाता था, बुद्धिस्ट मॉन्क के ड्वेलिंग के लिए या उनके लिए इनका निर्माण किया जाता था। और इन केव्स को जो है ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स और पेंटिंग से डेकोरेट भी किया जाता था। इसके अलावा कई टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स जो है उस समय पर बने, जिनमें मेन डाइटीज विष्णु, शिवा और दुर्गा होते थे। तो इन मंदिरों में इन 3 डाइटीज की पूजा की जाती थी। अब इन मंदिरों का निर्माण करवाते समय किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता था, देखिए टेम्पल्स में क्या होता था, गर्भगृह होता था। यानी कि जब भी आप मंदिर में जाते हो तो आप देखोगे एक सेंटर रूम होता है जहाँ पर मेन देवी देवता की फोटो या इमेज रखी होती है, इसे हम कहते हैं गर्भगृह। तो जहाँ पे चीफ डाइटी को रखा जाता था उसे गर्भगृह कहा जाता था। उससे ऊपर की जो चोटी होती है, हम देखते हैं मंदिर के ऊपर इस तरीके की चोटी बनी होती है, उसे हम कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं, तो शिखर। गर्भगृह के ऊपर किसका निर्माण किया जाता था, शिखर का निर्माण किया जाता था। और शिखर का निर्माण करने के लिए बहुत केयरफुल प्लानिंग की भी जरूरत होती थी। इसके अलावा मंदिर में मंडपा होता था। मंडपा मतलब एक हॉल जहाँ पर जो है डिवोटीज इकट्ठे होके पूजा प्रार्थना करते हैं। अगर हम महाबलीपुरम और ऐहोल के टेम्पल्स के बारे में देखें तो यहाँ पर जो है आपको फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, फोटो दी हुई है, तो ये आपको ओके। अब मेरा स्क्रोल काम नहीं कर रहा है गेस माउस का, तभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब हम देख लेते हैं कैसे स्तूपास और टेम्पल्स को बिल्ड किया जाता था।
तो इन दोनों को बनाने के लिए कई स्टेजेस होते थे। जैसे अगर हम आज के समय की बात करें तो हम किसी घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम नींव रखते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बिल्ड करते हैं, उसके बाद हम उसमें जो है कई चीज़ें डेकोरेशन या आप कह सकते हैं इंटीरियर करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टेजेस में काउंट होती है। उसी तरीके से जब स्तूपा या टेम्पल्स का निर्माण किया जाता था तो बहुत सारे स्टेजेस होते थे। सबसे पहले राजा रानी ये डिसाइड करते थे कि हाँ उन्हें इस तरीके की कोई बिल्डिंग बनानी है, उसमें कितना खर्चा आएगा। फिर जो है गुड क्वालिटी का स्टोन मंगवाया जाता था दूर दराज के एरिया से, उसको ट्रांसपोर्टेशन करके उस जगह पर लाया जाता था जहाँ पर न्यू बिल्डिंग बननी है। ओके, फिर इन पत्थरों को शेप दी जाती थी पिलर्स की, पैनल्स की, ठीक है, फ्लोर्स, वॉल्स और सीलिंग्स के लिए, और फिर इनको इनकी उचित स्थान पर रख दिया जाता था। राजा रानियाँ या राजा या रानी जो होते थे वो पैसा जो है इन क्राफ्ट पर्सनस को देते थे बिल्डिंग बनाने के लिए, उनको डेकोरेट करने के लिए। जैसे कि आप देखें कि जो आइवरी वर्कर्स की एसोसिएशन थी उनको ब्यूटीफुल गेटवेज बनाने के लिए पैसे दिए गए थे सांचियों, ठीक है। इसके अलावा कई लोगों को और पे किया जाता था राजाओं के द्वारा, जैसे कि मर्चेंट, फार्मर, गार्लैंड मेकर, परफ्यूमर, स्मिथ, तो इन सबको भी पेमेंट की जाती थी। और ये सारी पेमेंट कहाँ से आती थी? जो राजा का ट्रेजर होता था, ट्रेजरी होती थी, वहाँ से जो है राजा इन सब की पेमेंट करते थे। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा पेंटिंग्स। तो पेंटिंग स्पेशली यहाँ पर अजंता की पेंटिंग्स की बात की गई है। अजंता की गुफाओं में जब भी अगर आपने विजिट किया है और अगर नहीं भी किया तो ज़रूर जाके कीजिए। हिस्टोरिकल प्लेसेस को हमें विजिट करना चाहिए, काफ़ी अच्छा फील होता है। इस तरीके की पेंटिंग्स जो है आपको उन गुफाओं में देखने को मिलेगी। इन गुफाओं को बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनाया गया था, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनाया गया था ताकि वो यहाँ पे आके ड्वेल कर सकें। तो केव के अंदर आपको जो है वैसे तो अंधेरा होता है, लेकिन इन पेंटिंग्स की वजह से जो है लाइट सी फील होती है। और इनको कलरफुल जो ये पेंटिंग्स हैं इनको कई डिफरेंट कलर से बनाया गया, ओके, और कई अलग अलग पैटर्न्स का इस्तेमाल किया गया है इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए। अब आ जाते हैं द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, ओके। कुछ बेस्ट नोन एपिक्स जो हैं वो इस दौरान लिखी गई, समय के दौरान लिखी गई, और ये एपिक्स जो है बहुत ग्रैंड और लॉन्ग कंपोजिशंस वाली होती थी। इनमें हीरोइक मैन और वुमेन की स्टोरीज होती थी और इनके साथ साथ गॉड्स की स्टोरीज भी होती थी। एक फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है सिलापद्दिकरम, जो कि इलांगो के द्वारा कंपोज की गई आज से 1800 साल पहले। और इसमें एक स्टोरी बताई गई है एक व्यापारी की जिसका नाम कोवलन था, जो कि पुहार में रहता था। उसकी ऑलरेडी एक वाइफ थी कन्नगी, लेकिन उसको माधवी से प्यार हो गया था। लेकिन बाद में क्या होता है, कन्नगी और वो दोनों ही फुआर जगह को छोड़ देते हैं और मदुरई चले जाते हैं, जहाँ पर कोवलन पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, ठीक है। पांड्या किंग का जो कोर्ट ज्वेलर होता है वो इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है और फिर राजा कोवलन को सज़ा सुना देते हैं मृत्यु की, ओके। फिर कन्नगी जो कि अभी अपने पति से अभी भी प्यार करती थी, वो इस चीज़ से बहुत दुखी होती है और बहुत गुस्सा भी उसके अंदर भरा होता है क्योंकि अन्याय हुआ होता है उन लोगों के साथ, और इस गुस्से से वो पूरी की पूरी मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, ओके। दूसरी तमिल एपिक है मनी मेकलाई, जो कि सतनार के द्वारा कंपोज की गई 1400 ईयर्स एगो। और इसमें जो है कोवलन की डॉटर और माधवी की एक ब्यूटीफुल स्टोरी बताई गई है, डिस्क्राइब की गई है। ये सारी जो कंपोजिशंस है उनको रीडिस्कवर्ड किया गया इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि आज से 100 ईयर्स एगो जो है इनको क्या बोलते हैं कलेक्ट किया गया है, रीडिस्कवर्ड किया गया। इसके अलावा कि बाकी के जो राइटर्स हैं जैसे कि कालिदास, जिनके बारे में हमने चैप्टर 9 में भी पढ़ा था, जिन्होंने संस्कृत में कंपोजिशंस लिखी, ओके। ये मेघदूत और वर्ड्स फ्रॉम द मेघदूत, ये आप रीड कर लीजिएगा, ओके। चलिए, अरे ये माउस जो है कुछ ज़्यादा ही दुखी कर रहा है आज, कोई बात नहीं, इसको भी हम देख लेंगे, है ना। समय आने पर सब इसी तरीके से दुखी करते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता है। एग्ज़ाम में कुछ काम आएगा तो आपकी मेहनत, ओके, तो फटाफट मेहनत कीजिए, डेली हमारी वीडियोस देखिए, जो भी आपने पिछली नहीं देखी है उन्हें भी देखिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। चलिए, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, ठीक है, पुरानी जो स्टोरीज़ हैं उनको प्रिजर्व करना, रिकॉर्ड करना, इनसे रिलेटेड बातें हम पढ़ लेते हैं। कई हिंदू रिलीजियस स्टोरीज़ हैं जो सर्कुलेशन में हैं। शुरुआत में आप कह सकते हैं पहले सर्कुलेशन में थी, फिर उनको लिखा गया, ठीक है,
सेम टाइम पर उनको लिखा भी गया। इसमें कौन कौन सी ऐसी स्टोरीज आती है? पुराणास। पुराना का मतलब ही होता है पुराना, ओल्ड। ठीक है, तो पुरानास में स्टोरीज हैं गॉड गॉडेसेस से रिलेटेड, जैसे कि विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती, इनसे रिलेटेड जो स्टोरीज पुरानास में आपको देखने को मिलेगी, पुराणों में आपको देखने को मिलेगी। और इसमें जो है ये भी बताया जाता है कि इन देवी देवताओं की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से इनको वर्शिप करना चाहिए। आप देखेंगे इन स्टोरीज में क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में भी बताया गया है और राजाओं के बारे में भी बताया गया है। पुराना जो है सिंपल संस्कृत में लिखे गए, सिंपल संस्कृत वर्ड्स में इनको लिखा गया है। और क्योंकि ये हर किसी आम व्यक्ति के द्वारा भी इनको सुना जाता था। ठीक है, इनको टेम्पल्स में क्राइस्ट के द्वारा सुनाया जाता होगा और लोग जो है आते होंगे सुनने के लिए, वहाँ पर जो आम जनता है वहाँ पर सुनने के लिए आती होगी। दो संस्कृत एपिक्स हैं, महाभारत और रामायण, जो कि बहुत पॉपुलर है और आज तक पॉपुलर ही है। और इनमें से कई स्टोरीज इनकी कई स्टोरीज ऐसी है जिनसे आप आज भी फैमिलियर होंगे। महाभारत जो है आपको पता है कौरवास और पांडवास की लड़ाई से रिलेटेड है, जिसमें आप देखते हैं कि पांडवास और कौरवास युद्ध करते हैं, महाभारत करते हैं। किस लिए करते हैं? सिर्फ राजगद्दी के लिए। तो उस समय से भी ये लड़ाइयाँ, सीट के लिए लड़ाइयाँ उस समय से चलती आ रही है और आज भी चल रही है, ये ख़त्म नहीं होने वाली। ओके, सो इसके अलावा आप देखेंगे रामायण जो है वो आपको पुराणास में देखने को मिलेगी। रामायण जो है रामा के बारे में है, जो कि कोशाला के किंग थे, प्रिंस थे, राजकुमार थे, जिनको वनवास में भेज दिया गया था। उसके बाद उन्होंने लंका में रावण को हराया, रावण को उससे लड़ाई की, उससे युद्ध किया और वापस अयोध्या आ गए, अपनी कैपिटल आ गए। महाभारत की तरह ये भी एक स्टोरी, पुरानी स्टोरी है जिसको बाद में लिखा गया। वाल्मीकि को जो है संस्कृत रामायण का ऑथर माना जाता है। उनके बाद तुलसीदास जी ने भी रामायण को कंपोज किया। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो आम आदमी हैं उनके द्वारा जो स्टोरी सुनाई जाती थी या बताई जाती थी। ठीक है, पोएम्स के फॉर्म में, सॉन्ग्स के फॉर्म में गाया जाता था, परफॉर्म किया जाता था प्लेस के फॉर्म में। और कई ऐसे स्टोरीज हैं जिन्हें जातकास, जैसे कि जातकास और पंचतंत्रास हो गई, इनको उसी दौरान लिखा गया। जातकास की जो स्टोरी है वो स्तूपास के रेलिंग्स पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, या अजंता की पेंटिंग्स में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक स्टोरी यहाँ पे दी हुई है, जातका स्टोरीज में से ही एक स्टोरी यहाँ पे दी हुई है, द स्टोरी ऑफ मंकी किंग। इसको आप रीड कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब है राइटिंग बुक ऑन साइंस। ठीक है, ये वही समय था जब आर्यभट्टा, जो कि एक मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, इन्होंने एक बुक लिखी संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभट्टियम। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि दिन और रात जो है वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होते हैं। इवन तो हमें ऐसा दिखता है कि सन जो है वो राइज हो रहा है और मतलब रोज सुबह उगता है और अस्त हो जाता है, लेकिन अर्थ की रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। ये आर्यभट्टियम में हमें देखने को मिलता है या इससे हमें पता चला। साथ ही उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी कि जो आपका ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इससे रिलेटेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने अपनी इस बुक में दी। इस कंपोजिशन में उन्होंने ये भी बताया। इसके अलावा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किस तरीके से नापते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये भी तरीका उन्होंने ही बताया था, और जो कि आज जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसके बिल्कुल आसपास ही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके अलावा वराह मिहिरा, ब्रह्मगुप्ता और भास्कर आचार्य, ये भी कुछ ऐसे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स रहे हैं जिन्होंने कई डिस्कवरीज की है। जीरो की डिस्कवरी किसने की, आप सभी को पता है किसने जीरो का डिस्कवरी की थी। ये पागल हो गया है मेरा माउस, थोड़ी देर रुकिए। ठीक है, तो आपको पता है कि जीरो की डिस्कवरी किसने की है? हमारे आर्यभट्ट जी को जो है कहा जाता है कि उन्होंने जीरो को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया। ठीक है, आयुर्वेदा जो कि एक वेल नोन हेल्थ साइंस सिस्टम है, इसके बारे में भी आज के समय पर तो सब लोग इससे वाकिफ़ है। आयुर्वेदा क्या है? दो फेमस प्रैक्टिशनर थे आयुर्वेदा के एंशंट टाइम में, जैसे कि चरक और सुश्रुता। चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई, जो कि बुक ऑन मेडिसिन है,
और सुश्रुता संहिता सुश्रुता के द्वारा लिखी गई, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बताती है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, चरक संहिता और सुश्रुता संहिता, और किससे रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।